किस क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। बोले अगर गांव में 5,000 की पॉपुलेशन है और उसमें से 20, 25, 50 लोग जो है वो इस तरीके से अपनी रोजी रोटी प्राप्त कर रहे हैं, तो आपने अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जीडीपी कंट्रीब्यूशन को किस तरह से डेवलप कर दिया। हर व्यक्ति दूसरे के लिए एम्प्लॉयबल हो सकता है, एम्प्लॉयबिलिटी साइकिल क्रिएट हो गई। तो उनका जो चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव था वो मल्टीफेसेटेड था। हम्म। ये चीज तो हमें कभी बताई नहीं गई। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ। जी। तो हमारे यहाँ जितने एस्पेक्ट्स थे उसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट ही नहीं कर रहे, हम मशीन सेंट्रिक हो रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी भी वो बना रहे हैं जो इंडिपेंडेंट मशीन सिस्टम हो। हम जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो मेहनत कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़े उस पे कोई मेहनत कर रहा है। हम्म, जी। कि कैसे हमारी एक स्पीशी कितनी इंटेलिजेंट है, उससे दूसरी स्पीशी और ज्यादा इंटेलिजेंट हो, उसके बाद वाली स्पीशी और ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इस पे हम में से कोई काम कर रहा है। हम्म, तो मेरे गुरुजी का जो सोचने का तरीका था उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। और वो एस्पेक्ट भी इसलिए थे क्योंकि एक वैदिक ट्रेडिशन जो था वो मल्टीपल डोमेन्स पे काम करता था। अब आते हैं जो हमारा मेजर एरिया है कि वो सोचते जो थे वो किस टाइप का उनका एक्शन था। उन्होंने एक चीज पढ़ी थी, दर्शन, फिलॉसफी। उसमें 6 एलिमेंट थे, योग, सांख्य, न्याय, तो वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदांत। ये 6 दर्शन कहे जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये दर्शन में भी दो पार्ट होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। नास्तिक भी 6 प्रकार के होते हैं, आस्तिक भी 6 प्रकार के होते हैं। बट ये हम सिर्फ आस्तिक दर्शन की बात कर रहे हैं बिकॉज ये कंप्लीट है। हम्म, नास्तिक दर्शन इज पार्ट ऑफ आस्तिक दर्शन। ये पहले फेज में ईश्वर को अलग हटा के देखो और फिर दूसरे फेज में जो है ईश्वर को जोड़ कर देखो, ऐसे करके वो स्ट्रक्चर था। सेकंड था पदार्थ, मतलब जो भी पार्टिकल सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं। तो पहले वेदांग लिख देता हूँ। उसके बाद तीसरा पार्ट था वेदांग। वेद का मतलब था वेद, पुराण, तंत्र, उपनिषद। मतलब ब्रॉडर टर्म्स में इसको वेद कहते थे। किसी ने वेद को 4 वेद तक सीमित कर दिया जबकि 9 वेद तक तो एटलीस्ट होना ही चाहिए था। तो ये, तो वेदांग जो थे वो था शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। अब यहाँ पे वेदांग किसे कहते हैं? वेद कहते हैं भाषा को। तो भाषा प्लस अंग। अगर मैं इसको समास कर दूं तो भाषा और अंग, भाषा के अंग, और भाषा है अंग जिसका। जी। ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर ये, तो सबसे पहले शिक्षा, छंद, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, ऐसे करके ये 6 पार्ट हो गए। उसमें भी अगर मुझे कपलेट्स बनाने होंगे तो शिक्षा छंद एक कपलेट हो गया, कल्प ज्योतिष एक कपलेट हो गया, और व्याकरण निरुक्त एक कपलेट हो गया। ऐसी मैं इसको अगर ऊपर वाले को लूंगा तो योग सांख्य एक हो गया,
वैशेषिक न्याय दूसरा हो गया, मीमांसा वेदांत तीसरा हो गया। तो मैं यहाँ पर इसको ये मेरा एक कपलेट हो गया। अब मैं पदार्थ पे आता हूँ। पदार्थ होते हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य संबंध, विशेष संबंध और समवाय संबंध। समवाय संबंध कहते, ये तीन प्रकार के संबंध होते हैं। सो ये अगेन कपलेट फॉर्म्स हो गई। सो एक कपलेट, दो कपलेट, तीन कपलेट, चार कपलेट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास में 9 का एक और नया सेट आ गया। जी। ठीक है, 9 के सेट को अगर वैसे देखेंगे तो 9 × 2 = 18 जी। एलिमेंट्स हो गए सेट के तौर पे। तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि वेद पुराण तंत्र उपनिषद जो है उसको जब आप देखते हो तो एक, अगर मैं इन सबको अगर एक मान लूं तो मेरा एक जो है उसके 9 बाइफरकेशन है। 9 बाइफरकेशन कौन से हैं? सामवेद, गांधर्व वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद से धनुर्वेद, यजुर्वेद से आयुर्वेद, अथर्ववेद से अर्थशास्त्र। इसके बाद 9th है ब्रह्मवेद। इसको उपनिषद भी कहते हैं। ये उपनिषद का मतलब होता है डिवाइन कनेक्शन। ये सामवेद होता है आपका म्यूजिक, ओ सॉरी, गांधर्व जो होता है म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। धनुर्वेद होता है इंजीनियरिंग। आयुर्वेद होता है मेडिसिन। अर्थशास्त्र होता है जियो पॉलिटी इकोनॉमी। एंड ये अगेन डिवाइन कनेक्शन। सामवेद होता है एक्शन। ऋग्वेद होता है ऑब्जेक्ट। यजुर्वेद होता है प्रॉपर्टी। अथर्ववेद होता है रिलेशनशिप। अब 9 का ये सेट है और 9 का ऊपर वाला हम्म। सेट है। जी। तो जहां कहीं कोई भी चीज मिसिंग होगी आप इस प्रोसेस में उसको मैप करोगे और जो चीज नहीं होगी उसको क्रिएट कर सकते हो। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? आपने उस दिन बोला कि हाँ। मुझे वो फलानी हम्म। चीज ऐसी दिख रही थी जैसे डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर हो। जी। डीएनए की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो क्या होती है कि कोई चीज अगर रिपेयर डैमेज हो जाए तो वो उसको सेल्फ रिपेयर करता है। जी। तो डीएनए जो है वो हम्म। अपने आप को कॉन्स्टेंटली बड़ा करता जाता है। डीएनए का साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके जितने भी हम्म। स्पाइरल हैं वो लेंथ उसकी बढ़ती जाएगी। उतनी ह्यूमन लॉन्गिटिविटी है, जी। उतनी ह्यूमन लॉन्गिटिविटी बढ़ेगी। मतलब कि
उसका आयु अनुपात जो है वो बढ़ता जाता है। तो अगर कोई भी डीएनए स्टडीज आप देखेंगे तो उसमें जो डीएनए का हम्म, एक स्ट्रक्चर जो है वो कितना बड़ा है उससे ये परिभाषित होता जी। है। अब दूसरा पार्ट, जितना बड़ा होगा उतना हेल्दी होगा, जितना हेल्दी होगा उतनी उसकी एबिलिटी टू क्रिएट द डैमेज्ड पार्ट होगी। हम्म, जी। तो जब मैंने उसको देखा तो मेरे टेक्स्ट के संस्कृत के उसमें ये चीज मौजूद थी। अनफॉर्चुनेटली जो लोग संस्कृत पढ़ रहे थे, मैं बताया ना कल मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो 40 साल जी। से संस्कृत पढ़ रहे थे, उनकी 65 साल आयु थी। भाई जी हम्म, ये 40 साल हो गए आप मेरे को सिखा रहे हो। मैं कहा सर अगर आप 40 साल में नहीं पढ़ पाए कोई चीज, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। आप सिर्फ उसके एक बारीक से पॉइंट को देख रहे हो कि हाँ भाई ये चीज है, बट वो देख किस चश्मे से रहे हो, फर्क इस बात का है ना। मेरे लिए वेद पुराण तंत्र उपनिषद ये सब एक डिवाइन एक्सप्रेशन है। बोले तंत्र तो बहुत बाद में आया है, तो मैंने कहा ये आपकी सोच है कि तंत्र बाद में आया है। जितना पुराना वेद है उतना ही पुराना तंत्र है, उतना ही पुराने पुराण है। तो हमारे यहाँ चीजों को देखने का जो चश्मा है वो गड़बड़ हो गया। एज अ रिजल्ट भाषा जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो मैंने ये चीज बोली, मैंने कहा मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ मुझे पता है मैं कल को हर बच्चे को संस्कृत कंपलसरीली पढ़ा दूंगा, और वो खुशी खुशी पढ़ेंगे कि हाँ हम संस्कृत पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो लाइफ में हर चीज के लिए कंप्लीट होते जाएंगे। पर मेरा रास्ता जो है वो बहुत मेहनत वाला है। मतलब एक बच्चा जो पढ़ता है वो 15 साल लगते हैं उसको पढ़ने में। हम्म, तो 15 साल बाद आपको ये पता चलता है कि आज आप कामयाब हो या नाकामयाब हो। तो मेरे जी। गुरुजी ने मतलब 80s से मेहनत करनी शुरू करी, फिर वो खुद निमट भी गए, और अब जाके मुझे चीजें देखने को मिल रही हैं। फिर मुझे याद आया अरे मेरे गुरुजी ने ऐसे बोला। तो शिक्षा समोसे तलने के जैसा नहीं है कि अभी मैदा में आटा मिलाया, हम्म, उसको जी। मिक्स करा, कढ़ाई में डाला और 10 रुपए तुरंत निकाल लिए। हम्म, शिक्षा तो बीज बोने के जैसा है, जिसको लाइफ टाइम करते रहना पड़ेगा। और हो सकता है आदमी मर भी जाए और फिर उसके बाद उसके जो फल मिलते हैं वो पूरी सोसाइटी को प्लीज करते हैं। तो शिक्षा का काम तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, और सबसे डिफिकल्ट हम्म, काम सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति ही लेगा। इसलिए ब्राह्मणों को शिक्षा का काम दिया गया। आप हम्म, मतलब मैं शर्त लगा सकता हूं आज तक तो मैंने किसी भी कास्ट का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा कि जिसके ऊपर इस बात का प्रभाव ना पड़ता हो। एक बनिया किसी भी स्थिति में अच्छा एजुकेटर हो ही नहीं सकता, मतलब इट्स अ चैलेंज। अच्छा एजुकेटर होने के लिए आपको सब्जेक्ट का परफेक्शन होना चाहिए। सब्जेक्ट के परफेक्शन के बाद उसके प्रोसेस को आप बहुत स्मूथली लोगों तक पहुंचा सके। एक बिहार के एक टीचर हैं खान सर, मैं उनके अक्सर वीडियोस जी। देखता हूँ। बहुत ही मतलब है वो बंदा मुस्लिम, बट इतना प्योर एट हार्ट मैंने कभी दूसरा मुस्लिम नहीं देखा। बट उसका एक ही विजन है, वो कहता है शिक्षा सस्ती होनी चाहिए और बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। बेस्ट क्वालिटी उसको खुद पता है नहीं पता, दैट इज नॉट माई पॉइंट। ही इज अ वेल रेड हम्म, पर्सन और बढ़िया बंदा है। लेकिन उसने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को बिल्ड करा कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। बोले जो लोग मुझे 100 100 करोड़ रुपए भी ऑफर कर रहे थे, उनका टारगेट ये था कि मैं शिक्षा को महंगा कर दूं, तो उसकी वजह से जो सबसे निम्न वर्ग है वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो मुझे वो उसका जो थॉट प्रोसेस है कि मतलब वो बिल्कुल वैसा है कि भाई हम्म, भगवान कह रहे हैं कि हाँ भाई अभी ये खान सर काम कर रहे हैं, तो मैं जी। निश्चिंत हूं कि बच्चों की शिक्षा तो होती ही रहेगी। दैट्स वन पार्ट ऑफ द पार्ट प्रोग्राम। बहुत सारी जगह इंक्लूसिव एजुकेशन शुरू हो गया
कि आप ही की क्लास में एक ऐसा बच्चा बैठेगा जो हैंडीकैप्ड होगा, किसी भी तरीके का उसके साथ हैंडीकैप होगा, उसकी वजह उसको और एक नेचुरल मतलब जिस बच्चे में कोई हैंडीकैप नहीं हो, दोनों बच्चों को एक साथ बिठाया जाएगा। आई एम ऑल्सो ओके विद दिस थॉट। ठीक है, ये दोनों थॉट्स बहुत अच्छे हैं। एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए, वेरी गुड थॉट। सबको होनी चाहिए, वेरी गुड थॉट। इंक्लूसिव होनी चाहिए कि आपके अलग अलग जाति धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ें, वेरी गुड थॉट। हैंडीकैप्ड भी मेन लाइन के साथ काम करे, वेरी गुड थॉट। मुझे इनमें से किसी थॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ एक थॉट में प्रॉब्लम है। हाउ आर यू ट्रीटिंग योर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन? आपकी क्लास में एक बच्चा ऐसा है जो 99.9% नंबर लेकर आता है विदाउट एनी हेल्प एंड सपोर्ट, आप उसको कैसे बेटर कर रहे हैं? भाई आज आप अपने बच्चों के लिए थोड़ा एक एग्जाम्पल लेकर देखो कि आज आपके बच्चे जो हैं उनको फिनेंशियल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है कि जी मैं मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी सकूं, तो आप उस ब्रैकेट में नहीं आते जो खानसर वाला ब्रैकेट है कि भाई बच्चों को सबसे सस्ती एजुकेशन मिलनी चाहिए। वो आपका ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, आपके बच्चों को सोशली आपने इक्विप कर रखा है कि वो किसी को भी डिसरिस्पेक्टफुली नहीं देखते। तो इंक्लूसिव एजुकेशन हो या नहीं हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको इस बात से बिल्कुल फर्क पड़ेगा कि आपके बच्चों का जो करियर चॉइस है, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लाइफ है, हाउ स्ट्रांग दे आर फ्यूचर रेडी, ये आपको जरूर फर्क पड़ेगा। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जब हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या किस चीज से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारा एक पॉपुलेशन का, क्या बोलेंगे उसको, मतलब मैं पॉपुलेशन को कैसे रखता हूँ, एक सेकंड दिखाता हूँ। मैंने एक पिरामिड टाइप बना लिया। इस पिरामिड का जो बेस जो है ये 800 करोड़ लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ खानसर या इंक्लूसिव एजुकेशन ये दोनों काम करते हैं। एग्रीड। सेकंड लेयर हो गई इसका 2%, तो 800 का 2% हो गया 16 करोड़। 16 करोड़ का 2% हो गया 32 लाख। 32 लाख का 2% हो गया 64 हजार। 64 हजार का 2% हो गया 1280। इतना ही हुआ। ये ठीक लिखे हैं नंबर्स, मैंने गलत लिखे हैं। 800 इंटू 10 की पावर 7। 800 का 200 हो गया 1600 इंटू 10 की पावर 5। तो 5 का ये हटा दिया तो 7 हो गया, ये भी ठीक है। 16 का 32 और 10 की पावर 7 का हो गया 10 की पावर 5, तो ये 32 लाख, ये भी ठीक है। 32 का हो गया 64, 10 की पावर 5 का हो गया 10 की पावर 3, ये 64 हजार भी ठीक है। 64 का 128 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1, सो 1280 भी ठीक है। 1280 का लो 256 इंटू 10 की पावर -1, ये 25 लोग आ गए। अब पूरी दुनिया में बिलियनियर कितने हैं? 1280। अल्ट्रा बिलियनियर या ट्रिलियनियर जिसको गिनोगे आप, वो 25 लोग हैं। 25 लोग चला रहे हैं। ये 64 हजार, ये 32 लाख। मैं जिस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ वो इन 64 हजार और 32 लाख बच्चों की बात कर रहा हूँ। अब पर कैपिटा इनकम के तौर पे लेकर चलें तो ये ट्रिलियनर है, तो बिलियनर हो गया 10 की पावर। 64 हजार हो गए हमारे मिलियनर, तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12।
10⁻³ 1,000 डॉलर मतलब 80,000। $1 ट्रिलियन हो गया 80 रुपए इंटू 10⁻12। बिलियनर हो गया 80 इंटू 10⁻9। मिलियनर हो गया 80 इंटू 10⁻6। 80 इंटू 10⁻3। तो ये हमारी इसके नीचे ये बीपीएल पॉपुलेशन हो गई। बीपीएल पॉपुलेशन इज एनीथिंग बिटवीन 1 to 2 लाख। ठीक है जी। तो ये खान सर का जो फॉर्मूला है ये यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे इसमें कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो मेरे को मैं बोलूं कि नहीं यहाँ पर खान सर गलत है। इंक्लूसिव एजुकेशन है। हम क्लास के सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले को एक हैंडीकैप्ड बच्चे के साथ दौड़ा रहे हैं। इससे हैंडीकैप्ड का मोटिवेशन होगा, वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो तेज दौड़ने वाला है वो और तेज दौड़े और इंटेलिजेंट हो, इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है ग्लोबल एजुकेशन में। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे सिस्टम में हम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो वो चीज जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे वो मुझे पसंद आती है। जो चीज वोट बैंक को अट्रैक्ट करती है वो, आई एम नॉट कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ ईच इनपुट। प्रत्येक बच्चा क्या पढ़ रहा है इसकी क्वालिटी के ऊपर तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं मेरा कंसर्न समझा पा रहा हूँ। मेरे पास पैसे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ? जिन घरों की मिनिमम इनकम 1 करोड़ रुपए पर एनम हो, उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके 64,000 या 32 लाख, इसके बीच में ये वाला नंबर होगा ना, सो आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन में क्या हो रहा है। मैं सिर्फ उन टॉप के 32 लाख बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अल्ट्रा रिच फैमिली से आते हैं। अल्ट्रा रिच का मतलब ही 1 करोड़ रुपए पर एनम का है। उनकी क्वालिटी पे आप काम ही नहीं कर रहे। आपकी सोच खुद की कैसी है? बच्चों के क्लास में अच्छे नंबर आए, यू आर सेटिस्फाइड। बच्चा एक्सेप्शनल किस किस एस्पेक्ट में है उसके ऊपर कोई काम कर रहा नहीं। इसलिए मैं बार बार जब कोट करता हूं तो मैं बात करता हूं जामवंत की। क्योंकि जब दुनिया को दिक्कत आएगी तो एक जामवंत एक हनुमान को प्लवमान बना पाएगा, और फिर उसके प्लवमान बनते ही किसी राम को उसकी सीता मिलेगी। तो राम मतलब राजा। तो जब राजा की संपत्ति सीता उसका कोई हरण कर लेगा, तब ये जामवंत की वैल्यू आएगी समझ में कि वो एक हनुमान को प्लवमान बना सकता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जी। तो जब आप काम करें, मंत्र चिकित्सा क्यों? क्योंकि जब कभी किसी राजा को दिक्कत होगी राम के रूप में, उसकी सीता हरण हो रहा है। आज सीता का हरण कौन कौन कर रहा है? सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं।
सारे लॉयर्स कर रहे हैं, सारी बिजनेस कम्युनिटी कर रही है, किसी को भी लेकर चलिए। हम्म, हर रोज सीताहरण हो रहा है, हर सेकंड सीताहरण हो रहा है। जितनी देर में नरेंद्र मोदी ने बैठकर हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर की सिचुएशन को रिलीव करा, उतनी देर में हम्म, हिंदुस्तान के 5,000 मिलियनर्स यूएस में शिफ्ट हो गए या अलग अलग दुनिया के देशों में शिफ्ट हो गए। 5,000 मिलियनर्स। तो मैं इसी लैडर पे रुका हुआ हूं, मैं ऊपर जा ही नहीं रहा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? आज जी। आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई करके आईआईटी आईएम बने, आईआईटी आईएम करके आपको हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर कोई बहुत हाई पेइंग जॉब मिल गया, जिसमें कि आप साल के 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो। जब आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो तो आप बेसिक बॉटम ऑफ द पिरामिड से कनेक्टेड ही नहीं हो, कंसर्न भी नहीं हो। बट जब आप इस बॉटम ऑफ द पिरामिड में मोरालिटी पढ़ा ही नहीं रहे, तो ये जो टॉप है, जिसमें कि आप कोई भी चीज देखेंगे वो ऊपर जा रहा है विदाउट मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब मेरे गुरुजी, उन्होंने मुझे धीरे 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 करके तैयार करा इस हिसाब से कि मैं फ्यूचर रेडी हूं और एक प्रोसेस को रिजॉल्व करूं प्रॉब्लम के तौर पे। बट अगर मेरी मोरालिटी ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसके रिपरकशंस क्या है? आसाराम बापू, 50,000 करोड़ का व्यक्ति, पूरी दुनिया पैरों में सर रख रही है। प्रॉब्लम क्या है? मोरालिटी। हो गया सीतारण। एनरॉन, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, पावर सेक्टर और सब कुछ वो करती है। सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के उसने, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने इंडिया में काम करा। प्रॉब्लम क्या थी? मोरालिटी। वो टॉप शॉट पे जो बैठा हुआ है उसकी मोरालिटी नहीं है। जब उसकी मोरालिटी नहीं है तो क्या आप सोचते हो कि उसके घर में उसके बच्चे, उनके अंदर वो इम्पैक्ट नहीं होंगे? 100% होंगे। हम्म, हमारे देश में ही आप देखिए कि हम टाटा को मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रांड मानते हैं, और अंबानी को जो है किसी गिनती में नहीं गिनते, जबकि वो पैसे और उस सब के हिसाब से टाटा से ऊपर है। अगेन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी। तो अगर कहीं कोई भी चीज बिलियनर्स कर रहे हैं और उसमें मोरालिटी नहीं है, तो आप जिस व्यक्ति को पिक करोगे वो स्ट्रांग होगा या नहीं होगा? वो चीज तो वहीं के वहीं रह गई। आई डोंट नो, मैं मेरा एक्सप्रेशन में कितना समझा पाया आपको कि मैं एक प्रॉब्लम को जी। परसीव कर रहा हूं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो आप मुझे बताइए, मैं मेरी बात समझा पाया नहीं समझा पाया? जी। कुछ ऐसा बताइए मुझे कि मुझे लगे कि हाँ, मैं मेरी बात अच्छी तरह समझा पाया। एक कार मैन्युफैक्चरिंग की बैच फैक्ट्री है, जिसमें हम्म, एक बेल्ट है, उस बेल्ट पर जी। हम्म, चीजें रखती जा रहे हैं, हम्म, असेंबल करते जा रहे हैं, और हम्म, लाइन से एक जैसी कार निकलती चली जा रही है।
आपने बेल्ट को और हम्म, ज्यादा डिफाइन कर दिया। कार सारी एक जैसी बनी, अब उनके वेरिएंट्स बन गए। यहाँ पर जो है हम्म, LX कैटेगरी की, यहाँ पर LXI, यहाँ पर VXI, VXI और ZXI। ऐसे करके ये बैच जो है हम्म, 5 पार्ट में बट गया। आपने ऐसे करके एक बैच फैक्ट्री क्रिएट कर दी। सबके बेसिक फीचर जो है वो आपने डिफाइन कर दिए। हम्म, बट ये बैच है। इस बैच के अंदर जिसके अंदर भी यूनिक एबिलिटीज हैं, हम्म, हम उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे। तो एक सीड पोटेंशियल हो गया हम्म, और एक ग्रूमिंग हो गई। आपको ये नहीं पता कि आपके हम्म, बच्चे के अंदर सीडेड पोटेंशियल कितना क्या है। क्या आपने उसको जिन चीजों को एंजॉय करते देखा, मान लीजिए हम्म, उसको खेलना बहुत पसंद आ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी जो है आपने उसकी ऑब्जर्व करी, और आपने उसे बोला कि यार आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप गेम्स में जब हम्म, भी काम करोगे यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। जी। मैं मेरा पॉइंट हम्म, समझा पा रहा हूँ? हाँ। बट आपको ये नहीं पता कि आपके बच्चे के भीतर सीड पोटेंशियल किस हम्म, किस चीज का है। जी। जामवंत एजुकेशन उस एजुकेशन का नाम है। उन्होंने हम्म, हनुमान को ये बताया कि तुम्हारे अंदर क्या सीड्स हैं। जैसे ही हनुमान को ये पता चला, वो प्लवमान बन गया। आप एक बार ये बताए थे पूरा पूरा एक्सप्लेन। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया ना? जी। तो जो हम काम कर रहे हैं वो हम्म, इतना मुश्किल काम है, और उसके इम्पैक्ट्स आप देखिए। आज हमारे पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पुतिन के पास जाकर वॉर को उसी सेकंड रुकवा दे। गलती किसकी है? जेलेंस्की की। भुगत कौन रहा है? पूरा ग्लोब भुगत रहा है। आपको और मेरे को कल को जो प्राइसेस बियर करने पड़ेंगे इस युद्ध के बाद, हम्म, आज आपको आइडिया भी नहीं है कि आपका तेल, बिजली, जमीन की कीमतें, रेंटल, नंबर ऑफ जॉब ऑप्शंस कितने घट जाएंगे आफ्टर दिस एंड ऑफ वॉर। एक दो देश नहीं लड़ रहे, टोटल जीडीपी का पोर्शन नॉन हम्म, मीनिंगफुल एसेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। 7 बिल 7 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट पे एक आदमी ने जीरो कर दिया, फिर दूसरा उसके 7 बिलियन को जीरो कर रहा है। ग्लोबल जीडीपी से तो 14 बिलियन डॉलर माइनस हो गए। बट ये अकेले 14 बिलियन डॉलर का तो फिजिकल लॉस दिख रहा है। व्हाट अबाउट पीपल? हम्म, जितने भी लोग हैं, क्या उनको इस 14 बिलियन डॉलर का लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा? ये लॉस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। जी। तो ये जो सुपरफिशियल सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हम्म, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ रहा जो उस पूरी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर सके। तो जब आप किसी भी बीज मंत्र से अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने बच्चों की हम्म, हीलिंग कर रहे हैं, तो हमेशा रिक्वेस्ट करिए कि एक जामवंत इन बच्चों की लाइफ को जरूर ट्रांसफॉर्म करने आए, और इनको अपने सीड के अनुसार अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जो हम्म, हनुमान की प्लवमान के जैसी है वो मिले। जी। तो ये हॉकर इफेक्ट है या मेड इफेक्ट है, मैं ये पॉइंट पे लाया था कि हम्म, आपकी पूजा ऐसी क्यों नहीं हो रही। रोज भगवान के आगे घंटी बजाने से होगा क्या?
जितने भी व्यापारी हैं वो अपनी दुकान पे पहले घंटी बजाते हैं, फिर आरती करते हैं, फिर पूजा करके फिर अपनी दुकान खोलते हैं, और सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। तो क्या भगवान को आपने अगर 10% का पार्टनर बना दिया, तो वो आपके झूठ के लिए भी पार्टनर करेगा? तो पॉइंट मेरा ये है कि ग्लोबली जो प्रोसेस हो रहा है वो पूजा पाठ और उसके तरीके के ऊपर हॉकर इफेक्ट को हम्म, डेवलप कर रहे हैं, मेड इफेक्ट को डेवलप नहीं कर रहे। एक कमिटमेंट नहीं जनरेट कर पा रहे, एक अकाउंटेबिलिटी नहीं जनरेट कर पा रहे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो जब आप पूजा करें तो कोई भी टेक्स्ट को देखें तो उसके डीपर हम्म, मीनिंग्स को टच करें, क्योंकि किसी व्यक्ति की, किसी वेद व्यास की बहुत मेहनत लगी है उस टेक्स्ट को आप तक पहुंचाने में, उस वेद पुराण उपनिषद तंत्र उसको पढ़ाने में। किसी जी। ने उसके ट्रांसलेशन को गड़बड़ कर दिया तो कोर जो है वो इम्पैक्ट हो गया। जी। कोर इम्पैक्ट हो गया। बट कोर का जो एस्पेक्ट है वो हम्म, कितना टिपिकल है उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो जब आप काम करें, अपना बीज हम्म, मंत्र का सेंटर प्लान करें, उससे पहले कम से कम 100 200 500 लोगों से मिलें। मतलब रोज कोशिश करें, आज अभी इसी टाइम के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि आप जाएं हम्म, और आपके आसपास के कोई मेडिकल कॉलेज, कोई डॉक्टर, कोई स्कूल के प्रिंसिपल, कोई हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल, मतलब हर वो व्यक्ति जिसको कि आप ये मानते हैं कि ये 1 करोड़ रुपए साल का व्यक्ति है, उससे उसके हम्म, बच्चों के बारे में जरूर बात करें। उन बच्चों के सीड्स के बारे में बात करें, उनकी ग्रूमिंग के बारे में बात करें। क्योंकि अगर बोथ पेरेंट्स वर्किंग है, मान लीजिए आपके हस्बैंड का, मैं जी। एज्यूम कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, 1 करोड़ रुपए साल का पैकेज है। अगर 1 करोड़ रुपए साल का पैकेज है तो वो अपने जॉब में कितनी देर तक है? ये तो फर्जी न्यूज आती है गूगल पे कि मैं रोज 1.5 घंटे काम करके जो है 1 करोड़ रुपए साल की सैलरी ले रहा हूँ, तो फर्जी न्यूज है, समझ में भी आती है वो उसका। उतनी देर हम्म, मेहनत करने के बाद वो कितनी देर अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं? अगर आप दोनों जने वर्किंग होते तो क्या जी। आपके बच्चे वैसे ही होते? हम्म, तो जब आप अलग अलग लोगों को मिलने जाएंगे विद दिस टारगेट हम्म, कि जिनके घरों में 1 करोड़ रुपए साल का इनकम है, उनके बच्चों का क्या हम्म, स्थिति है, तब आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ड्रग्स भी पता चलेंगे, डॉक्टर्स भी पता हम्म, चलेंगे, मेडिसिन भी पता चलेंगी। हर वो चीज जो स्ट्रक्चरली उन बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए है वो वहां मौजूद होगी। बिकॉज अफोर्डेबिलिटी है, इंटेलिजेंस नहीं है। योर इनपुट शुड बी ए इंटेलिजेंट पर्सन इनपुट टू मेक दैट चेंज। मतलब श्रीम बीज मंत्र सेंटर के काम, जो लोग भी काम कर रहे हैं, उनके काम करने का तरीका, उनकी सोच कैसी है? आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए डेटाबेस। अपने जैसे कितने लोगों का डेटाबेस आप जुटा सकते हैं? फिर बनाइए उसके बाद एक ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज, हाईलाइट करिए डिफरेंशिएटर्स कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें डिफरेंशिएटर क्या है। हम्म। डिफरेंशिएटिंग। मतलब आप सीड और ग्रूमिंग के डिफरेंस को हाईलाइट करना है आपने। उसमें हम एट लेंथ काम बात करेंगे, मतलब अभी तो पहले स्टेप्स है ना। हम्म, तो हम्म, मेरा एक मेल भी लिखा हुआ है ना जिसमें मैंने डिफरेंशिएटर्स बताए कि मेरे डिफरेंशिएटर्स क्या हैं। तो फिर मैं डिफरेंशिएटर्स क्यों है उसके तौर पे एक सेशन और बना लूंगा।
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप उन सब लोगों को एक साथ या अलग अलग इकट्ठा कर कर एक सीड और ग्रूमिंग के डिफरेंस पे लेकर आएंगे, तब आपको पता हम्म, चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस विच इज इम्पोर्टेंट। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ कि जब हम्म, वो सेंटर काम कर रहा है तो उस सेंटर के काम करने में मतलब ऑरा, आपने किसी बच्चे की ऑरा को देखा और वो डार्क ऑरा है, हम्म, उस डार्क ऑरा के लिए वो बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। जी, आप उन पेरेंट्स को बात करेंगे तो पता चल जाएगा तुरंत कि ये गैप एरिया है। मैं जितने भी ऑटिस्टिक और ये वाले बच्चे देखे, मैंने वहां पर सीरियस ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम्स देखी, उनके पेरेंट्स में ही प्रॉब्लम देखी। तो जो बच्चा जितना सीरियस असेट था, वो उतना ही वीकली डेवलप करा गया। हम्म, एंड अब सीरियस प्रॉब्लम्स है, बाइपोलर डिसऑर्डर आ गया। बाइपोलर डिसऑर्डर मैंने गरीब बच्चों में देखा ही नहीं। हम्म, तो मेरे को समझ में आया कि ये जितना भी कुछ चल रहा है ये बहुत डिफरेंट है। और क्योंकि ये डिफरेंट है तो ऑब्वियसली इसका एस्पेक्ट भी बहुत डिफरेंटली डेवलप होगा। जी, तो जब मैं श्रीम बीज मंत्र सेंटर को इमेजिन करता हूँ कि हाँ, आज से 25 हम्म, साल बाद मेरे जितने भी दुनिया में सेंटर्स होंगे वो क्या काम कर रहे होंगे, तो मुझे हर जगह एक एक जामवंत काम करता हुआ दिख रहा है। कितने होंगे क्या होंगे दैट डजेंट मैटर, क्योंकि कहानी में तो एक भी काफी है। इसलिए उस जामवंत सिस्टम को कृष्ण ने अपनी हम्म, पत्नी का स्थान दिया, क्योंकि अगर कृष्ण का स्थान सबसे ऊपर है तो उसकी पत्नी हम्म, का स्थान भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो, वो कृष्ण का रोल प्ले था। तो जब आप टेक्स्ट को पढ़ोगे तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। आप बार बार बोलते रहोगे कृष्ण जी की पत्नी का नाम जामवंती, कृष्ण जी की पत्नी का नाम जामवंती, बट उसका वैल्यू सिस्टम क्या है? हम्म, उसका मतलब ये है कि कृष्ण कोई परवर्ट नहीं थे कि कोई भालू की बेटी को पकड़ के उससे शादी कर ली, जी, या यमुना जी को पत्नी का वो दे दिया दर्जा। क्यों? वो कहते थे कि ये मेरे राज्य की बैकबोन है, अगर आपने इसकी रिस्पेक्ट वैसे नहीं करी जैसे आप मेरी करते हो हम्म, तो ये फिर से दूषित हो जाएगी। और वो फिर से दूषित हो गई। आज यमुना जी काली है बकायदा, पूरा हम्म, दिल्ली में उसके पॉल्यूशन और उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो मेरा कहने का जी, ऑब्जेक्टिव ये है कि टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पढ़ने के तरीके को मेड के पढ़ने काम करने के तरीके जैसा होना चाहिए, हॉकर ड्रिवन नहीं होना चाहिए। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी, ठीक है। आज इसको यहीं रोकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए।